हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपमाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2017 का पेपर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो पेपर का क्वेश्चन नंबर है। अगर आपके पास पेपर हो तो आप इससे उस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि इन अ बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 cells per ml to 30,000 cells per ml in 3 hours during the exponential growth phase. The doubling time of bacteria is. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बैक्टीरिया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है जिसमें 3 आवर्स के अंदर 10,000 से 30,000 सेल्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे केस में ये बताना है कि डबलिंग टाइम क्या होता है। तो डबलिंग, पहले तुम्हें ये समझना होगा कि डबलिंग टाइम किसे कहते हैं। डबलिंग टाइम या फिर डबलिंग टाइम को हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जिसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सपोज 10,000 बैक्टीरिया हैं और वो 1 आवर्स में 20,000 में जा रहे हैं या 1 मिनट में फिर 20 से 40 में जा रहे हैं, तो इस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। तो जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप यूज़ करके डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे G इक्वल्स टू, G इज़ अ जनरेशन टाइम या हम इसको डबलिंग टाइम कहते हैं, इक्वल्स टू T इज़ टाइम इंटरवल होता है और डिवाइडेड बाई 3.3 log B डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पे जो स्मॉल b है वो है कि जब बैक्टीरिया आफ्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनका नंबर क्या है, और जो कैपिटल B है वो बिफोर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, कि जब वो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जी जनरेशन टाइम या इसको हम लोग डबलिंग टाइम कहते हैं, इसको निकालना है। टी यहाँ पे टी क्या मेंशन है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 3 आवर्स लिख देंगे। अगर यहाँ पे डबलिंग टाइम मिनट्स में पूछा गया होता तो हम इस 3 आवर्स को मिनट में चेंज कर लेते और ये कितना हो जाता, 180 मिनट हो जाता। बट यहाँ पे क्योंकि डबलिंग टाइम आवर्स में ही पूछा गया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 ही मेंशन करेंगे और इसके बाद 3.3 लॉग यहाँ पे B क्या है, B है हमारा जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है सेल्स का नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई, फिर ये इनिशियल नंबर है तो इनिशियल नंबर क्या था हमारा 10,000 सेल्स पर ml था, तो यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3.3 log 3 आ जाएगा और इस केस में आपको log की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3.3। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो ये 0.47 और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.9 आवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1.9। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली सोल्यूशन प्रिपरेशन पे है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 2 नॉर्मेलिटी के HCl और NaOH सोल्यूशन है, मीन्स कि HCl है 1 नॉर्मल का, NaOH 4 नॉर्मल का है और इससे हमें 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है PS7 का। क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, डिफरेंट नॉर्मेलिटी के हैं, तो इनका कितना अमाउंट मिलाया जाए, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ अलग है, कितना अमाउंट मिलाया जाए कि ये 7 pH का 1 लीटर सोल्यूशन बना ले, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। तो आपने बेसिकली एक फॉर्मूला सुना होगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, अगर हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ HCl देखें तो कितनी नॉर्मेलिटी HCl की है, 1 नॉर्मल दिया गया है, और नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH क्या दिया हुआ है, 4 नॉर्मल, और कितना हमें टोटल सोल्यूशन बनाना है, हमें बनाना है 1 लीटर। तो बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें प्रोवाइडेड हैं और इन्हीं से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो अब जैसे कि अगर हम लोगों को इसमें कुछ चीज़ें सपोज करनी पड़ेंगी, जैसे कि मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ HCl, अगर हम ये मान लें कि वॉल्यूम ऑफ HCl जो हमें चाहिए, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है कि कितना, वही तो हमें निकालना है, तो हम उसको V मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हमें चाहिए, V चाहिए, V लीटर। और इसके बाद अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ NaOH करें, तो क्योंकि हमें इन दोनों सोल्यूशन को मिला के 1 लीटर बनाना है, तो अगर हम जितना ये सोल्यूशन यूज हो रहा है HCl का, उसमें 1 लीटर में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा NaOH का वॉल्यूम निकल आएगा। तो 1 माइनस V हो जाएगा NaOH, 1 माइनस V वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब ये दो एट्रीब्यूट्स हमें पता चल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम लोग इसको मान लेते हैं V1 और इसको हम लोग मान लेते हैं V2। अब इस चीज से हम लोग N1V1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब जैसे कि N1, यहाँ पे हम लिखते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब यहाँ पे V1, यहाँ पे HCl की वैल्यूज रखेंगे, तो HCl की नॉर्मलिटी क्या है, HCl की नॉर्मलिटी है 1 नॉर्मल। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो हमने क्या कंसीडर किया, अभी हम लोगों ने इसको V मान लिया है। और इसके बाद अगर हम N2V2 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग NaOH का एट्रीब्यूट रखेंगे, और NaOH की कितनी नॉर्मलिटी, 4 नॉर्मल। और इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या था, 1 माइनस V। अब इसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे N, तो N से ये कट हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4V। अब ये निकल के आया। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे V की वैल्यू 4 माइनस 4 हो गया। अब हम लोग इसको V को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब V को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि एक V यहाँ पे दिया हुआ है V, और ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 4V इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5V और 4। अब हम V की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4/5। जब 4/5 हो जाएगा तो जब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 लीटर आएगा, 0.8 लीटर, या हम इसको कह सकते हैं 800 ml। अब इसके बाद ये तो हमारा निकल गया HCl के लिए। अब इसके बाद क्योंकि हमने क्या बताया था कि NaOH के केस में क्या हो जाएगा, NaOH के केस में जो HCl का रिमेनिंग HCl को अगर हम माइनस कर देंगे 1 लीटर में, तो 1 माइनस V, तो 1 माइनस हमने अगर कितना कर दिया, 0.8 लीटर, तो क्या हो जाएगा, हमें निकल के आएगा 0.2। तो ये हमारा हो जाएगा NaOH का वॉल्यूम। तो और इसको हम लोग अगर ml में चेंज करेंगे तो 200 ml हो जाएगा। तो हमें HCl कितना चाहिए, हमें HCl चाहिए 800 ml, और हमें NaOH कितना चाहिए, हमें NaOH चाहिए 200 ml। तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हमें HCl चाहिए 800 ml, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मीन्स कि B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सही मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि मैच द मैट्रिसेस इन ग्रुप 1 विद एप्रोप्रिएट ग्रेडियंट इल्यूशन कंडीशन फ्रॉम ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 का ग्रुप 2 से मैच करना है, और अगर हमें ग्रुप 2 का ग्रुप 1 से मैच करना है तो इसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये सारे मैट्रिक्स हैं जो कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सेफरोज, सेफेजेल या सेफेडेक्स। तो ये कैरेक्टराइजेशन के लिए होते हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन वगैरह है या कोई भी कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो दिया गया है, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर हम लोग सेफेडेक्स ये DEAE की बात करें तो DEAE क्या है, ये बेसिकली कंपोनेंट है डाई इथाइल अमीनो एथाइल सेफेजेल, जो कि सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये होता है, ये करता है सेपरेशन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन पे इल्यूशन कंडीशन इसके लिए होती है DAE सेफेजल के लिए। और अगर हम लोग क्रोमैटोफोकसिंग की बात करें तो क्रोमैटोफोकसिंग आपको पता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसमें कि PI डिटर्मिनेशन के थ्रू, pH ग्रेडियंट के थ्रू किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग सेफेडेक्स 100 की बात करें तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किया जाता है और ये होता है आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट क्या होते हैं? ऐसे ग्रेडियंट होते हैं जहाँ पे जब मोबाइल फेज का मिक्सचर रन किया जाता है तो वो पूरे के पूरे टेस्टिंग टाइम में कंसिस्टेंट रहता है, उसको आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट बोलते हैं। इसके बाद अब एक बचा फिनाइल सेफरोज, ये क्या करता है? ये करता है डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट पे इल्यूशन कंडीशन इसके लिए होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम X, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 5.3 ml। तो एंजाइम की एक्टिविटी कितनी दी हुई है? 2.34 माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मिनट। द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ दिस सोल्यूशन 0.8 मिलीग्राम। व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी? तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। एंजाइम की एक्टिविटी दी गई है 2.34 और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.8 मिलीग्राम, और इसके बेसिस पर हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी है। तो किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी उसकी एंजाइम की प्योरिटी होती है। जितना ज़्यादा मीन्स की एंजाइम प्योरीफाई होता जाएगा उतनी उसको स्पेसिफिक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एक्टिविटी यूनिट में या फिर इसकी यूनिट हो सकती है माइक्रोमोल पर मिनट क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा प्रोटीन मिलीग्राम में। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी कितनी दी हुई है? 2.34, और इसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे मीन्स की प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ? 0.8 मिलीग्राम दिया। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व करने के बाद आएगी वैल्यू 2.93। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या निकलेगी? 2.93। मैच द टेक्निक इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं विद एप्लीकेशन गिवन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में उनके एप्लीकेशन दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सॉल्टिंग आउट। तो सॉल्टिंग आउट क्या होता है? जब प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन किया जाता है तो एक टेक्निक होती है सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट यूज़ किया जाता है। सॉल्टिंग आउट में हम लोग अमोनियम सल्फेट से सपोज सॉल्टिंग आउट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऐड करते जाते हैं, और एक टाइम के बाद आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम लोग सॉल्टिंग आउट कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्टिंग आउट का काम क्या है? प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करना। इसके बाद अगर हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? ग्रेडियंट के बेसिस पर सेपरेशन करती है। सेपरेशन टेक्निक है जो कि डिपेंड होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पे। तो यहाँ पे हमारा इसके लिए ये मैच हो जाएगा। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस आपको पता है कि इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट के इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या करता है? PI का डिटर्मिनेशन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ। मोलर में हमें आयनिक स्ट्रेंथ को निकालना है ऑफ 0.75% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन बनाया गया है, मतलब कि NaCl एक सॉलिड कंपोनेंट है तो इसको ग्राम में वे किया गया होगा और इसका परसेंटेज सोल्यूशन बनाया गया कितना? 0.75%। और इसके बाद अभी हमको क्या करना है? इसकी आयनिक स्ट्रेंथ मोलैरिटी इसकी निकालनी है। तो बेसिकली इसको करने के कई मेथड होते हैं, बट एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखेंगे तो आप उससे बहुत आसानी से कर लेंगे कि अगर कोई आपके पास परसेंटेज सोल्यूशन और उसको मोलैरिटी में चेंज करना है तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है
इसकी इतने ml की परसेंटेज सोल्यूशन की। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि मोलरिटी क्या होती, परसेंटेज होता है 100 में और मोलरिटी किस में होती है 1000 में, 1000 ml में। तो यहाँ पे इसी बेसिस पर इस फॉर्मूला को रखा गया कि जो भी परसेंटेज है, सपोज कि 0.75% का सोल्यूशन हमारे पास है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 10 से, क्योंकि ये मोलर सोल्यूशन है और ये था परसेंटेज सोल्यूशन। तो परसेंटेज सोल्यूशन बेसिकली 100 में होता है, मोलर सोल्यूशन 1000 ml में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। और जो भी कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला वेट मीन्स की मॉलिक्यूलर वेट, तो जैसे कि NaCl का कितना होता है 58.4 अप्रॉक्सीमेटली इसका फॉर्मूला वेट होता है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला वेट से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी वैल्यू आएगी 1.128 आएगी और वो क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे 0.128 मोलरिटी का सोल्यूशन बन गया अगर हमारे पास ये है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है अ सेल सस्पेंशन 1.5 × 10⁵ cells per ml was treated with 1 millimolar HgCl2 for 30 मिनट। एक सेल सस्पेंशन कल्चर था जिसमें कि इतने सेल्स पर ml में पाए जाते थे। उन सेल्स को HgCl2 से ट्रीटमेंट दिया गया और ट्रीटमेंट के बाद उस सेल सस्पेंशन को डाइल्यूट किया गया है 10 फोल्ड तक और उस डाइल्यूटेड 10 फोल्ड का 100 माइक्रोलीटर लिया गया है और उसको प्लेट पर रखा गया। तो कितनी कॉलोनीज मिली, 5 कॉलोनीज मिली। तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ सेल दैट सर्वाइव, कितने सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि पहले नंबर ऑफ सेल्स कितनी मतलब हमें बिफोर ट्रीटमेंट कितनी मिली, नंबर ऑफ सेल्स बिफोर ट्रीटमेंट कितना है 1.5 × 10⁵ सेल्स पर ml। तो ये हमें क्या मिल गई, ये बिफोर ट्रीटमेंट मिल गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बिफोर ट्रीटमेंट। इसके बाद अब दूसरा क्या है, अब हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर ट्रीटमेंट हमें पता करना है। तो सपोज हम नंबर ऑफ सेल्स को आफ्टर ट्रीटमेंट अभी हम कोई ऐसी A वैल्यू मान लेते हैं तो क्या हो गया A सेल्स पर ml हो गई। अब अगर हम इन A सेल्स पर ml को लीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा A सेल्स इंटू 10⁻³ लीटर, मतलब कि 3 सेल्स A इंटू 10⁻³ सेल्स पर लीटर हो गई। अब इसके बाद फिर क्या किया गया, ये जो ट्रीटमेंट कर दिया गया, ट्रीटमेंट किया गया HgCl2 से, तो कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी। अब इसके बाद इस सोल्यूशन को 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया है, 10 फोल्ड डाइल्यूट कर दिया गया है। अब डाइल्यूट करने के बाद क्या किया गया, अब जैसे सपोज कि कितनी सेल्स से A इंटू 10⁻³ सेल्स पर लीटर हैं और अगर हमने इन सेल्स को डाइल्यूट कर दिया है 10 फोल्ड तो ये कितना हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 A सेल्स 1000 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि हमने 10 टाइम डाइल्यूट किया है। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी A इंटू 10⁻² सेल्स पर लीटर, इतनी वैल्यू आ गई। अब इन सेल्स का, अब ये हमने फाइनली अमाउंट निकाल लिया सेल्स का। इन सेल्स को क्या किया गया है, इन सेल सस्पेंशन कल्चर का, ऐसा सस्पेंशन जिसमें इतनी सेल्स हैं, इनका हमने 100 माइक्रोलीटर लिया है। इस सेल सस्पेंशन का 100 माइक्रोलीटर लेने के बाद अब हमने क्या किया है कि अब जैसे कि सपोज कि ये पर लीटर में दिया हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट की बात करें तो 1 माइक्रोलीटर में होता है 10⁻⁻6 लीटर और हमने 100 माइक्रोलीटर लिया है। तो 100 माइक्रोलीटर में कितनी यूनिट आ जाएगी, 10⁻⁻4 लीटर। तो अब इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तो हम लोगों ने माइक्रोलीटर पे देख रहे थे 1 लीटर में, लेकिन हमने कितना लिया है 100 माइक्रोलीटर डाइल्यूटेड सोल्यूशन लिया है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो A इंटू 10⁻²
और इसके बाद इसमें 100 माइक्रोलीटर की वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁴ से, जैसा कि यहाँ पे हमने ये कन्वर्जन किया है सेल्स पर लीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 है और ये -2 तो -2 हो जाएगा सेल्स पर लीटर। अब ये सेल्स हमारी क्या हो गई कि A इंटू 10⁻⁻2 सेल्स पर लीटर क्या देती हैं, हमें देती हैं 5 कॉलोनीज। मतलब 5 कॉलोनीज में हमको इतनी सेल्स हमें 5 कॉलोनीज देती, तो क्या हम इस वैल्यू से हम लोग A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 5। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 500 सेल्स हो जाएंगी। अब इसके बाद अब ये 500 सेल्स हो गई, तो ये हमने A की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद अगर हमें परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, तो इतनी जब हमें आफ्टर ट्रीटमेंट 5 कॉलोनीज में इतनी सेल्स हैं, ये हमें पता चल गया आफ्टर ट्रीटमेंट इतनी सेल्स हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोग को पता है कि फाइनल वैल्यू क्या है 500 सेल्स हैं और इनिशियल सेल्स कितनी थी 1.5 इंटू 10⁻⁵। अब इसके बाद हम लोग, और क्योंकि परसेंटेज में हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 0.33। तो कितनी सेल्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी हो गई 0.33% हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे प्योरीफिकेशन डेटा दिया गया है एंजाइम का और हमें बताना है फोल्ड प्योरीफिकेशन। तो यहाँ पे जो फोल्ड प्योरीफिकेशन होता है हम इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि फोल्ड प्योरीफिकेशन, जब किसी भी एंजाइम को प्योरीफाई करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम प्योरीफाई करते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि पहले वाले स्टेप से दूसरे वाले स्टेप में कितने टाइम प्योरीफिकेशन हुआ, उस प्योरीफिकेशन को देखने के प्रोसेस को फोल्ड प्योरीफिकेशन बोलते हैं। और इस फोल्ड प्योरीफिकेशन को कैसे देखा जाता है, किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। तो बट एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें जो इनिशियल स्टेप है वहाँ पे पता होनी चाहिए और फाइनल स्टेप में पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे प्योरीफिकेशन टेबल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोटीन दिया गया है मिलीग्राम में, यहाँ पे टोटल एक्टिविटी दी गई है एंजाइम की माइक्रोमोल में, और फोल्ड प्योरीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है फोल्ड प्योरीफिकेशन इक्वल टू स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ फाइनल स्टेप एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ इनिशियल और प्रीवियस स्टेप। तो 1 बाय 1 हम लोग पहले प्रीवियस स्टेप की फोल्ड प्योरीफिकेशन निकालने के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियसली बताया कि स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब प्योरिटी ऑफ एंजाइम, और उसको निकालते हैं एक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रोटीन इन मिलीग्राम, प्रोटीन इन मिलीग्राम। तो अब हम लोग पहले वाले स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप का हम लोग निकाल लेते हैं, फर्स्ट स्टेप का निकाल लेते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप को अगर देखें तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो कितनी है 150 माइक्रोमोल है, और इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट कितना है 100 है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप के निकालते हैं। तो सेकेंड स्टेप का अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल एक्टिविटी कितनी 120 है और मिलीग्राम में प्रोटीन कितना है 10 है। तो अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इस तरह से हम लोग फोल्ड प्योरीफिकेशन निकाल सकते हैं। अब फोल्ड प्योरीफिकेशन में स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ प्रीवियस फाइनल स्टेप, तो फाइनल स्टेप में हमारा क्या है, फाइनल स्टेप कौन सा था, ये वाला स्टेप है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसके बाद जो फाइनल स्टेप है उसका कितना है, यहाँ पे 1.5 लिख देंगे हम लोग, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8, अप्रॉक्सीमेटली 8 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा, और ये हमारा फोल्ड प्योरीफिकेशन तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटेंट सेल के पे दिया गया है कि एक
यहाँ पे दिया है द कॉम्पिटेंट सेल्स प्रिपेयर इन लैब हैव ट्रांसफॉर्म्ड एफिशिएंसी। जब कॉम्पिटेंट सेल्स बनाई जाती है और सेल्स कॉम्पिटेंट बना के ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कितनी होती है, 10 की पावर मतलब कितनी है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है 10 की पावर 8 colony forming CFU per microgram of plasmid DNA. These competent cells 100 microliter were transformed with 10 nanogram of plasmid DNA using heat shock method followed by addition of 900 microliter of LV media, broth media लिया गया, 100 microliter of transformed cells plated on antibiotic containing plates, the number of colonies expected to be the plate would be। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉलोनीज बतानी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब जैसे कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बस आपको ये याद कर लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी को कैसे देखा जाता है, कॉलोनी पर माइक्रोग्राम पर डाइल्यूशन जो भी यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का कंटेंट भी यूज़ किया गया नैनोग्राम प्लाज्मिड डीएनए का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉलोनीज ऑन प्लेट डिवाइडेड बाय नैनोग्राम ऑफ डीएनए प्लेटेड इनटू 1000 नैनोग्राम पर माइक्रोग्राम। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हमें क्या देखना है कि कॉलोनीज एक्सपेक्टेड टू बी प्लेट पर कितनी कॉलोनीज आई हैं, क्योंकि CFU का हमें यहाँ पे बता दिया गया, ऑलरेडी CFU बता दिया गया है, बट हमें निकालना क्या है, हमें कॉलोनीज प्लेट पर कितनी ग्रो की हैं वो। तो इस फॉर्मूला से हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे, कॉलोनीज ऑन प्लेट CFU। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो हम लोग देख रहे हैं वो कितनी है, 10 की पावर 8 यहाँ पे दिया गया है, 10 की पावर 8 CFU पर माइक्रोग्राम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माइक्रोग्राम। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो नैनोग्राम में प्लाज्मिड यूज़ किया गया वो 10 किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग डीएनए का कंटेंट कितना कर देंगे, नैनोग्राम में डीएनए प्लेटेड 10 माइक्रोग्राम, 10 यहाँ पे माइक्रोग्राम हो जाएगा। और इस फॉर्मूला में हम लोग इसको इस तरह से करने के बाद अब ये हमारा क्या हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाई 1000 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। अब ये 10 की पावर 6 कॉलोनी है, लेकिन ये 1000 के लिए है, 1000 माइक्रोलीटर में, कितनी है 1000 माइक्रोलीटर में, और इन्होंने कितने में पूछी, इन्होंने पूछी है 100 माइक्रोलीटर में। तो अगर 1000 माइक्रोलीटर में 10 की पावर 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 6 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर 5। तो कितनी प्लेट पर कॉलोनी आ गई, 10 की पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 10 की पावर 5। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो यहाँ पे डिजिट्स जो दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी डिजिट 1 5 1 2 2 4 2 7 बोला गया है कि अगर इनके सम किए जाएं और सम करने के बाद इनको 3 टाइम किया जाए तो क्या मतलब वैल्यू आएगी जो इसमें आ रही है। जैसे कि सपोज, जैसे हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि 1 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये 8 यहाँ पे 15 लिखा हुआ, तो ये वैल्यू नहीं आ रही है। अगर हम इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये भी वैल्यू नहीं आ रही, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 टाइम अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये भी वैल्यू हमारी नहीं आ रही। अब हम लोग इसको करेंगे 9 इंटू 3, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हम लोग
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 ml of 20% ethanol is mixed with 25 ml of 80% ethanol, the resulting solution will be। हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन बताना है और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग 20% का कितना ले लें, 5 ml ले लें, और हमने क्या किया है 80% का कितना लिया है, 25 ml। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 30 ml। तो 30 ml ये वॉल्यूम हो गया। अब पूछा गया है कि इफ़ 5 ml ऑफ 20% और 25 ml ऑफ 80% अगर हम मिक्स कर दें तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का परसेंटेज क्या होगा। तो अभी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इस 30 ml का हमें परसेंटेज पता करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि 100 ml, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 20% इथेनॉल की बात कर रहे हैं। 20% इथेनॉल कैसे बना है, 100 ml में कितना ml इथेनॉल है, 20 ml इथेनॉल है। तो अगर हम लोग 1 ml के लिए निकालते हैं तो कैसे निकलता है, 20/100। और इसके बाद अब हम लोग, क्योंकि 5 ml हमने इसमें यूज़ किया था, 5 ml, तो 5 ml के लिए कितना हो जाएगा, 20/100 × 5। और इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ml। और ठीक इसी तरीके से हम लोग 80% के लिए निकाल लेते हैं। 80% में 100 ml डिस्टिल वाटर में कितना इथेनॉल है, 80 ml है। तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा, 80/100। और हमने यहाँ पे कितना यूज़ किया, 25 किया है, तो 25% के लिए कितना हो जाएगा, 25 ml के लिए कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको /100 × 25। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 ml। तो कितना मतलब अमाउंट हो गया कि ये 20 ml और ये 1 ml। तो अगर क्या करें हम दोनों को हमने, इसका मतलब क्या हो गया कि 30 ml में 21 ml का अमाउंट हो गया। अब इसके बाद इसको हमें तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.7, और हमें निकालना है इसकी परसेंटेज, तो कितनी हो जाएगी, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70%। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, मतलब जो रिजल्टिंग इथेनॉल है उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 70% इथेनॉल। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेल सस्पेंशन ऑफ E. coli, Saccharomyces, Streptococcus and Mycoplasma ऑल हैव द सेम OD 600 नैनोमीटर, जो कि नैनोमीटर पे अगर OD ली गई है तो 0.50 है। विच सेल सस्पेंशन वुड हैव द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स बताना है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोब्स की OD की बात करें, जैसे अगर हम कोई, हमारे पास एस्टिमेशंस हम करते हैं सपोज प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के, तो वहाँ पे जो OD होती है वो कलर के बेसिस पर होती है, कितना कलर का मतलब उस पर्टिकुलर सोल्यूशन ने कितनी लाइट को एब्जॉर्व किया है और कितना ट्रांसमिशन किया है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, सपोज़ कि माइक्रोब्स की बात करें, तो माइक्रोब्स में जो OD होती है वो डिपेंड करती है कि माइक्रोब्स ने पर्टिकुलर लाइट को कितना स्कैटर्ड किया है, माइक्रोब्स ने लाइट को कितना स्कैटर्ड किया, एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो लाइट की स्कैटरिंग पर डिपेंड करेगा, और लाइट की स्कैटरिंग किस पर डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के सोल्यूशन में या माइक्रोब्स में कितने सेल नंबर हैं, सेल की साइज़ क्या है, सेल का शेप क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ कि यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स दिए गए हैं, जैसे सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट है, और फिर माइकोप्लाज्मा है, फिर ई कोलाई है, और स्ट्रेप्टोकोकस है। तो इनमें से आपको बताना है कि लाइट स्कैटरिंग कौन सबसे मतलब किन सेल सस्पेंशन में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो हम लोग साइज़ के बेसिस पर बता सकते हैं कि सेल्स के साइज़ क्या हैं। मान लीजिए सपोज़ कि 4 टेस्ट ट्यूब हैं और इनमें ये चारों के सोल्यूशन भरे हुए हैं, मतलब कल्चर हैं, तो चारों के इक्वल कल्चर हैं, तो इनमें नंबर ऑफ सेल्स वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, कि उन सेल्स के साइज़ क्या हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई कोलाई का साइज़ क्या होता है, 1
टू 2 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा का कितना होता है 120 टू 150 नैनोमीटर होता है। और इसके बाद एस सैक्रोमाइसिस का 5 टू 10 और स्ट्रेप्टोकोकस का क्या होता है 1.5 माइक्रोन। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन दिख रहा है, सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये है नैनोमीटर, और नैनोमीटर यूनिट हमारी माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, तो नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स किसकी होंगी, माइकोप्लाज्मा की होंगी। तो माइकोप्लाज्मा हमारा 2 इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद पूछा गया है फिर मिनिमम नंबर बताना है, तो मिनिमम नंबर उन की होंगी जिनका सेल साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसके बाद सेल साइज किसका बड़ा दिख रहा है, सैक्रोमाइसिस का बड़ा दिख रहा है। मतलब सबसे बड़ा सैक्रोमाइसिस और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की मैक्सिमम नंबर, सपोज इसमें माइकोप्लाज्मा है तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन सैक्रोमाइसिस वाले केस में क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि सैक्रोमाइसिस में मिनिमम नंबर होंगे और माइकोप्लाज्मा में मैक्सिमम नंबर होंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज। फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है जैसे कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है मटेरियल्स को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कंडीशन पे, मीन्स की पैरामैग्नेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को पहचाना जाता है। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट देखा जाता है सॉल्यूशंस में। UV विस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल केमिकल मेथड है जिसमें कि एनालाइट मतलब कि डिफरेंट एनालाइट्स को डिटरमाइन किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल को। और फिर इसके बाद FTIR क्या होता है, ये इंफ्रारेड फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि सैंपल्स को पहचानती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि उनके फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि विच स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए कौन सा होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था मैच द नेटिव माइक्रोबियल सोर्स इन ग्रुप 1 एंड द प्रोडक्ट इन ग्रुप 2। उनके ग्रुप दिए गए हैं, यहाँ पे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। और यहाँ पे क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि ल्यूकोनोस्टॉक क्या करता है, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड क्या करता है, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोड्यूस करता है डेक्स्ट्रॉन। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रॉन हो जाएगा मेसेंटेरोइड्स के लिए। इसके बाद निसिन एक कंपोनेंट होता है जो कि बैक्टीरियोसिन होता है, एक तरीके का टाइप ए लेंटीबायोटिक कंपोनेंट होता है, मॉलिक्यूल होता है। बैक्टीरियोसिन आपने पढ़े होंगे जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो जो निसिन है वो प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टोकोकस। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या है, लैक्टोकोकस यहाँ पे दिया है, तो निसिन लैक्टोकोकस प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद जो पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टी दिया है, ये एक फंगस है, ये सेप्रोफिटिक फंगस होता है जो कि क्या करता है, चीज़ के प्रोडक्शन में या चीज़ में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा मतलब ये पेनिसिलिन क्या करेगा, चीज़ के लिए हो जाएगा। और फिर ये ब्रेवी बैक्टीरियम ब्रेविस क्या करता है, ये लाइसिन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मैच द एंजाइम इन ग्रुप 1 विद एप्लीकेशन एंड फंक्शनल ग्रुप 2। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको मैच करना है। तो जैसे कि पेक्टिनेज एंजाइम
का काम क्या है, पेक्टिन को ब्रेक डाउन करना, ये इसका काम है। अब इसमें कुछ उनके फंक्शंस दिए गए हैं। अब आपको पता है कि पेक्टिन किन पे पाया जाता है। पेक्टिन सेल वॉल में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, जो कि जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में। तो यहाँ पे पेक्टिनेज क्या कर सकता है, अगर हम लोग जूस की बात करें तो जूस का जो क्लैरिफिकेशन है वो हम लोग पेक्टिनेज एंजाइम के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के ऊपर क्या होता है, पेक्टिन होता है, और उस पेक्टिन के क्लैरिफाई जब करना होगा, मतलब क्लियर करना होगा उस जूस को, तो उसके लिए हम लोग पेक्टिनेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, M का 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग पपेन की बात करें तो पपेन क्या होता है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। पपेन क्या होता है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, और ये क्या करता है कि बेसिकली पपेन जो मीट होता है, मीट में टेंडराइजेशन करता है। इसका मतलब मीट को सोफिस्टिकेटेड बनाता है, जिससे कि बेसिकली वो ईजी टू च्यू, मतलब उसको खाने में ईजी हो, तो इसलिए पपेन एंजाइम का मीट टेंडराइजेशन में यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम लोग ग्लूकोज आइसोमेरेज की बात करें तो ग्लूकोज आइसोमेरेज क्या होते हैं, कीटोल आइसोमेरेज होते हैं, जो कि कैटेलाइज करते हैं रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन ऑफ डी ग्लूकोज और डी जाइलोज को। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे O का हमारा क्या हो जाएगा, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, क्योंकि ये आइसोमेराइजेशन करता है। अब इसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडोज क्या है, इसको हम लोग लैक्टेज भी बोलते हैं, ये हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को। तो यहाँ पे अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगा तो मिल्क कैसा बन जाएगा, लैक्टोज फ्री बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एब्जॉर्बेंस 260 ऑफ प्लाज्मिड सोल्यूशन आफ्टर 100-fold डाइल्यूशन इज 0.2. Given that absorbance 260 of 1 represent 50 microgram per ml of DNA and the total volume of isolated plasmid solution is 50 microliter, what will be the concentration and amount respectively of the isolated plasmid? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि 260 नैनोमीटर पे जो एब्जॉर्बेंस है प्लाज्मिड सोल्यूशन का देखा गया है, प्लाज्मिड सोल्यूशन का, और वो क्या किया गया, लेने के बाद उसको 100-fold डाइल्यूट कर दिया गया है, और जब इसको 100-fold डाइल्यूट किया गया है तो हमें एब्जॉर्बेंस क्या मिल रही है, 0.2 मिल रही है। अब इसके बाद तो हम लोग इसको, और फिर ये भी बताया गया है कि एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर पे 1 OD इक्वल्स टू कितना होता है, 50 माइक्रोग्राम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर 1 रिप्रेजेंट द 50 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ DNA। ठीक है, पर ml ऑफ DNA ये मेंशन कर दिया गया है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है चीज़ें। तो अब जैसे कि सपोज यहाँ पे क्या है कि 1 OD इक्वल्स टू 50, जैसे यहाँ पे मेंशन है 1 OD इक्वल्स टू 50 माइक्रोग्राम पर ml DNA। अब इसके बाद 1 OD में इतना है, और हमें कितनी OD, हमारे जो मीन्स की जब फोल्ड प्योरीफिकेशन के बाद जो OD मिली थी उसमें कितनी है, वो 0.2 है। तो हम लोग 0.2 के लिए निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 माइक्रोग्राम पर ml। अब ये 10 माइक्रोग्राम पर ml आ गया। अगर हम लोग ml को माइक्रोलीटर में चेंज करते हैं तो आपको पता है कि 1 ml इक्वल्स टू 1000 माइक्रोलीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोग्राम पर 1000 माइक्रोलीटर। तो ये हमारा कितना आ गया, 10 माइक्रोग्राम पर 1000 माइक्रोलीटर आ गया। अब इसके बाद क्योंकि ये
हमने 10 माइक्रोग्राम देखा है और इसमें डाइल्यूशन हो गया था, 100 टाइम डाइल्यूशन कर दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 फोल्ड डाइल्यूशन है, तो हम डाइल्यूशन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 से डाइल्यूशन फैक्टर, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 माइक्रोग्राम पर 1000 माइक्रोलीटर। तो अब इसके बाद ये हमारा इतनी वैल्यू आई, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो अगर 1 माइक्रोग्राम, अब फाइनली यहाँ पे क्या दिखाना है हमें, यहाँ पे पूछा गया है कि 50 माइक्रोलीटर में कितना होगा। तो अगर 1 माइक्रोलीटर में 1 माइक्रोग्राम है तो 50 माइक्रोलीटर में कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोलीटर में 50 माइक्रोग्राम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपना ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि आपको बताना है दोनों चीज़ें, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट दोनों को आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने क्या बताया कि जो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतने अमाउंट में कितनी आ जाएगी 50 माइक्रोग्राम हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे पहले ओडी की 1 ओडी की वैल्यू दे दी गई है, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। जो एक्सपेरिमेंटल ओडी है वो कितनी है 0.2 है, तो हम 0.2 के लिए पहले इस वैल्यू को स्टैंडर्ड मान के निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 10 माइक्रोग्राम। इस 10 माइक्रोग्राम में हम जितने टाइम डाइल्यूट किया गया, कितने टाइम डाइल्यूट किया गया 100 टाइम, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइक्रोग्राम। इसके बाद फिर फाइनली पूछा गया है कि उस सोल्यूशन में 50 माइक्रोलीटर में कितने माइक्रोग्राम आएंगे, तो क्योंकि 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर आ रहे हैं तो 50 माइक्रोलीटर में 50 माइक्रोलीटर ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलोमा सेल्स फ्यूज्ड विद स्प्लीन सेल इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो आपने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो स्प्लीन सेल्स होती हैं उनकी बी सेल्स को फ्यूज़ कराया जाता है माइलोमा सेल्स से, और सेल्स का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद उनको हैट मीडियम में सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन के बाद जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और इस तरीके से एक लार्ज स्केल में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हैट मीडियम में सिलेक्शन किया जाता है जो फ्यूज्ड सेल्स होती हैं, और फिर उनका क्योंकि वो HGPRT+ होती है और उनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन। तो जो फ्यूज सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इमोर्टल और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती, क्योंकि माइलोमा सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है इमोर्टल, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन DBT JRF के अगर आप आंसर की में देखेंगे तो वहाँ पे बाद में रिवाइज्ड आंसर की आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ऑप्शन को सही मान लिया है। तो क्योंकि बट इस क्वेश्चन में अगर एक ओवरव्यू में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेजोल्यूशन इन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अचीव्ड बाय। तो यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के रेजोल्यूशन की बात की गई है। तो रेजोल्यूशन का मतलब कि एक तरीके से रिटेंशन को देखा गया है, जहाँ पे एनालाइट्स में कंपटीशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में मोबाइल फेज में, और वो कंपटीशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उनकी बाइंडिंग क्या है और उनका इल्यूशन स्टेज क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया भी है कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे, बाइंडिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, मोबाइल फेज किस तरह से अमाउंट कितना है उस पर डिपेंड करती है, और बाइंडिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें पूछी गई हैं तो इसके अकॉर्डिंग एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करेगी बोथ बाइंडिंग एंड इल्यूशन स्टेज पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ द DNA कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल इज X, then DNA content of the same cell at the meta phase of the meiosis first would be। तो यहाँ पे meiosis first की बात की गई है, और आपको पता है कि जो सेल साइकिल होते हैं उसके 4 फेज होते हैं, G1 फेज,
और एस फेज, G2 फेज और M फेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि DNA कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल, सपोज कि ये कोई डिप्लॉयड सेल्स है और G1 फेज में जब ये एंट्री लेती है, सेल साइकिल इज X, G1 फेज में जब ये एंट्री लेती है तो उसका DNA कंटेंट X हो जाता है। देन द DNA कंटेंट ऑफ द सेम सेल एट द मेटाफेज, सपोज कि यहाँ पे इसका X है तो पूछा गया कि मेटाफेज तक जाते जाते इसका DNA कंटेंट क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा DNA कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे DNA सिंथेसिस होगी तो DNA सिंथेसिस होने पे 2x हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा DNA। तो और ये 2x यहाँ भी 2x रहेगा, यहाँ मेटाफेज है तो मेटाफेज पे भी 2x रहेगा। इसके बाद जब एनाफेज और टीलोफेज आएंगे तो यहाँ पर फिर सेपरेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2x। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Our recombinant protein is found to be expressed very poorly in E. coli. It is hypothesized that expression is blocked at the translational step. The first experimental technique to be tested is तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक recombinant प्रोटीन है जो कि देखा गया कि एक्सप्रेस्ड है E. coli में, लेकिन बहुत ही पुअरली एक्सप्रेस्ड है। इट इज़, ये ऐसा माना गया, ऐसा हाइपोथेसिस लगाया गया, द एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड, कि जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन है वो ब्लॉक हो गया ट्रांसलेशन स्टेप पे, ट्रांसलेशन स्टेप पे ब्लॉकेज हो गया है। इसका मतलब कि mRNA बन रहा है, mRNA से जब प्रोटीन बनने का टाइम आया तो वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, ऐसी हाइपोथेसिस लगाई गई। द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अब इसमें से ऐसी कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक लगाई जाए कि हम इस चीज़ को प्रूफ कर पाएँ कि एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेस हुई है ई कोलाई में पुअरली। और तो ये ऐसा सोचा गया, ऐसा एजम्पशन किया गया कि जो इसकी एक्सप्रेशन है वो ट्रांसलेशन लेवल पे ब्लॉक है, तो कौन सी टेक्निक इसमें लगाई जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक टेक्निक को देख लेते हैं तो इम्सा क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे है जो कि प्रोटीन को डिटेक्ट करने में यूज़ होती है, या जो वो प्रोटीन जो कि न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स रहती है। इसके बाद तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, एक्सप्रेशन लेवल देखनी है mRNA से जब ट्रांसलेशन प्रोटीन बन रही है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट दिया है, तो ये क्या करती है, स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करती है। मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है तो वहाँ पे हम लोग प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू। तो यहाँ ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें एक्सप्रेशन लेवल देखना है, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिव RT-PCR में जाते हैं। तो RT-PCR में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन देखा जाता है, mRNA एनालिसिस की जाती है, और हमें क्या देखना है, वही देखना है कि mRNA से एक्सप्रेशन लेवल देखनी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्वांटिटेटिव RT-PCR। और इसके बाद नेक्स्ट को कैसे एलिमिनेट, PCR। तो PCR आपको पता है कि वहाँ पे DNA का एम्प्लीफिकेशन होता है, सीक्वेंसिंग में DNA के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, सीक्वेंसिंग की जाती है, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।